मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह डीएवी पीजी कॉलेज इतिहास विभाग में हूँ। बीए 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए टॉपिक है 1904-5 का रूस जापान युद्ध। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों ने अपने देशों का आधुनिकीकरण करके औद्योगिक विकास के बल पर निर्बल एशियाई देशों का शोषण करने के लिए साम्राज्यवाद स्थापित कर लिया था। इन्हीं की देखा देखी जापान ने भी साम्राज्यवाद का रुख अपनाया और उसने चीन पे विजय प्राप्त किया और अनेक रियायतें प्राप्त कर ली। चीन की निर्बलता को देख करके कई यूरोपीय राष्ट्र चीन में लूट खसोट करने लगे। इसमें रूस सबसे आगे निकल गया और उसने चीन के कई क्षेत्रों पे अधिकार प्राप्त कर लिया, जिसमें मंचूरिया को लेकर के रूस और जापान के बीच युद्ध छिड़ गया। रूस की प्रसारवादी नीति जापान के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि रूस पूर्वी एशिया में अपना पांव फैलाना चाहता था। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि वह एक ठंडा प्रदेश था और वहां बर्फ जम जाया करती थी। इसलिए वह ऐसे समुद्र तट की खोज में लगा था जहां से वर्ष भर वह अपना व्यापार कर सके, और उसकी नज़रें मंचूरिया, लियाओ तुंग और कोरिया पे लगी थी। और जापान को विशेष करके रूस से उस समय खतरा उत्पन्न हुआ जब चीन पर जापान ने विजय प्राप्त किया और रूस ने फ्रांस जर्मनी के साथ त्रिगुट संधि करके लियाओ तुंग प्रदेश ले लिया था, और इससे जापान बदले की भावना से सुलग रहा था। और दूसरी बात थी कि 1902 की आंग्ल जापान संधि, इस संधि से जितना जापान को फायदा हुआ उतना ब्रिटेन को, और ब्रिटेन ही चाहता था कि पूर्वी एशिया में उसको एक सशक्त साथी मिल जाए, और जापान की भी यही मंशा थी कि कोई एक यूरोपीय शक्ति उसके साथ ऐसी मिल जाए जो भविष्य में युद्ध के समय उसके साथ लगी रहे और उसकी सहायता करे। और इससे जो है रूस बड़ा भयभीत हो गया, और रूस की जो प्रसारवादी नीति थी उसमें हम देखते हैं कि वह मंचूरिया में प्रसार करने लगा। मंचूरिया को इसलिए प्रसार करने लगा क्योंकि मंचूरिया एक चीन का धनाढ्य प्रदेश था, आर्थिक संसाधनों से परिपूर्ण था। उसमें लोहे, सोने, कोयले की खानें थी, आबादी भी कम थी। हालांकि रूस मंचूरिया में बक्सर विद्रोह के समय घुसा था वह चीन की सहायता के लिए, लेकिन उसने पूरे जो है मंचूरिया की किलेबंदी कर दी थी और अनेक रियायतों की ओर आगे बढ़ गया था। और रूस जो है मंचूरिया से व्लादिवोस्तोक तक 1000 मील लंबी रेलवे लाइन का निर्माण कर लिया था। पोर्ट आर्थर सहित उसके सटे हुए अनेक प्रदेशों पर 25 वर्ष का पट्टा प्राप्त कर लिया था, और प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा सैनिक अड्डे का निर्माण कर लिया था। 1903 में मॉस्को से पोर्ट आर्थर तक उसने रेलवे लाइन का निर्माण कर लिया था। इन रेलवे लाइन के निर्माण के लिए एक बैंक भी स्थापित कर लिया था जिसपे प्रभुत्व रूस का ही था। उसने मंचूरिया के सभी प्रश्नों को या सभी समस्याओं को देखने के लिए एक वायसराय की अलग से नियुक्ति कर दी थी। इस तरह से वह पूरा मंचूरिया पर एकाधिकार ही कायम कर लिया था। इससे जापान के हितों को बहुत धक्का लगा। मंचूरिया के बाद दूसरी समस्या है कोरिया। जापान ने चीन को हराने के पश्चात कोरिया पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, और वह नहीं चाहता था कि इस राज्य में किसी का हस्तक्षेप हो। और कोरिया एक लटकती हुई तलवार जापान के लिए थी, और जापान इस पर भरपूर अपना अधिकार भी प्राप्त करना चाहता था और इसके आर्थिक संसाधन का दोहन करना चाहता था। लेकिन कोरिया का राजा नहीं चाहता था कि जापान हस्तक्षेप करे। इस वजह से जापानियों ने उस पर आक्रमण कर दिया और वह महल से रूस के सहयोग से भाग खड़ा हुआ। इससे रूस से भी इसका एक तरह से विरोध जापान का प्रारंभ हो गया। दूसरा कारण था कि जार के ताजपोशी में 1896 में यामागाता जब गया था तो उसने एक समझौता किया था जिसके तहत 38वीं अक्षांश रेखा के दक्षिण में जापान को रहना था और
उत्तर में रूस का अधिकार स्वीकार किया गया था। लेकिन रूस अपने विस्तारवादी नीतियों के तहत विस्तार करता जा रहा था और कोरिया में हस्तक्षेप करता जा रहा था, और उसने यालू नदी पर जंगल काटने का ठेका ले लिया था और अपने 20,000 सैनिकों का उसमें प्रवेश करा दिया था। उसने एक कोरिया के बंदरगाह पे कब्जा कर लिया था। उसने पोर्ट आर्थर से लेकर मंचूरिया तक सड़क का निर्माण कर लिया था और यालू नदी से सियोल तक रेलवे लाइन बनाने का ठेका ले लिया था। यह सब जापान के लिए घातक था और ये सब से निपटने के लिए, विशेष करके इन सब दावों से जो है एक तरह से मुक्ति पाने के लिए जापान का सम्राट ने एक संधि प्रस्ताव 1904 में उसके समक्ष पेश किया और उसने कहा कि हम मंचूरिया में रूस का अधिकार स्वीकार करते हैं, लेकिन वह कोरिया में जापान के हितों का ध्यान दे, चीन की अखंडता को मंचूरिया में स्वीकार करे और जापान के जो वैध अधिकार हैं उसको भी मंचूरिया में मान्यता दे। लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर न देने से दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया और जापान ने तत्काल उस पर आक्रमण कर दिया और यालू नदी के दोनों तटों पर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अनेक रूसी मारे गए और शीघ्र ही युद्ध जो है वह सोरो, मुगदम, लियांतुंग पहुंच गया, जिसमें सारे जगहों पे जापान की जो है जीत हुई। इसमें भारी संख्या में रूसी सैनिक मारे गए थे और करीब 1.5 लाख रूसी सैनिक मारे गए और 50,000 जापानी सैनिक मारे गए। और रूसी सेनापति जो स्टोसेल था उसने अपने 25,000 सैनिकों और 500 तोपों के साथ जापानी सेनापति नोरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन असली युद्ध तो समुद्र में होना था, क्योंकि सामुद्रिक शक्ति जिसकी जितनी भी विकसित थी वह उस समय विजेता कहा जाता था और रूस के पास भी एक बड़ी जो सामुद्रिक शक्ति थी और रूस जो है पोर्ट आर्थर, व्लादिवोस्टॉक में किलेबंदी कर रखा था। और लेकिन जो जापानी सेनानायक थे वो दोनों बंदरगाहों को आपस में मिलने नहीं दिया और जब यह रूस को पता चला तो रूस ने जो है बाल्टिक सागर में अपने बाल्टिक सागर से अपने जहाजी बेड़े को लेकर के चला और स्वेज नहर में जापान का मित्र इंग्लैंड उसे रोक दिया। अब उसको अफ्रीका का चक्कर काट करके आना पड़ा, जिसमें काफी समय लगा और तिसुमा के समुद्र में जब पहुंचा तो जापानी एडमिरल तोजो ने बड़े त्वरित गति से 2 दिन में ही उसके 32 जहाज डुबो दिए और 3 जहाजों को पकड़ लिया, जिसमें 2 बम वर्षक जहाज थे। उसके शेष 4 जहाज ही पहुंच सके और 6 जहाज जो है अन्य बंदरगाहों पे लगे और इसमें करीब 18,000 में से 12,000 रूसी सैनिक मारे गए, जबकि जापान के मात्र 136 सैनिक मारे गए। इस तरह हम देखते हैं कि स्थल सेना हो चाहे जल सेना हो, उसमें रूस की काफी तबाही हुई और रूस को भारी क्षति जो है उठानी पड़ी। जापान तो जीत तो जरूर गया, लेकिन युद्ध को लंबा चलने से दोनों देशों की आर्थिक स्थिति बड़ी डवाडोल हो गई और दोनों चिंतित हो गए। इस बीच जो है जापान ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मध्यस्थता करने का निवेदन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने जार को एक पत्र लिखा जिस पर जार ने युद्ध बंद करने और शांति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के पोर्ट्समाउथ नामक स्थान पर जापानी विदेश मंत्री कोमराजुतारो और रूसी प्रतिनिधि बीटे के बीच 10 अगस्त 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि हुई। संधि शर्तों के अनुसार कोरिया पर रूस ने जापान का सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार स्वीकार कर लिया। लियोतुंग प्रदेश जापान को दे दिया गया, उसमें रेल खान का भी उसका अधिकार स्वीकार किया गया। मंचूरिया को दोनों देश खाली करना स्वीकार कर ली, लेकिन पट्टे की भूमि उन दोनों के पास रहने दिए गई। शखालिन का आधा दक्षिणी भाग जापान को दे दिया गया
और दोनों देशों ने जो युद्धबंदी थे उनका हर्जाना देना स्वीकार किया, जिसमें जापान को $2 करोड़ का फायदा हुआ। शखालीन की किलेबंदी न करने पर दोनों देश राजी हो गए और मंचूरिया में जो रक्षक रहते थे वह केवल सामान्यतः उन रेलवे लाइन का निरीक्षण करते थे, कोई सैनिक गतिविधि नहीं कर सकते थे। और इन द्वीपों के उत्तर पश्चिम में जापान को मछली पकड़ने का अधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन यह समाचार जब जापान पहुंचा तो जापान की जनता में घोर निराशा फैल गई और प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक जो है वहाँ पे दंगे फसाद लूट वहाँ पे होने लगी और करीब 140 चौकियों को उन्होंने आग लगा दी और 40 अधिकारियों के घर तोड़ दिए गए, 10 गिरजाघर जला दिए गए, हजारों लोग मारे गए जिसमें अधिकांश पुलिस वाले थे, क्योंकि जापान को जनता को यह था कि जितना जापान का इसमें नुकसान हुआ, जितना प्राप्त करना चाहिए उतना उसमें उसको नहीं मिला है। इस कारण से उपद्रव हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो रूस की पराजय का कारण क्या था? रूस इसमें इसलिए पराजित हो गया था क्योंकि रूस में अशांति फैली हुई थी, जार का सहयोग जनता नहीं दे रही थी, यूरोप की कोई शक्तियां उसका साथ नहीं दिया क्योंकि रूस की महत्वाकांक्षा का वो लोग जो है विरोध करती थी, और चीन के मंचूरिया में कब्जा किया था इसलिए चीन भी उसका सहयोग नहीं दिया, और रूस में भ्रष्टाचार फैला हुआ था, इस कारण से भी सहयोग नहीं मिल पाया। बैकाल झील के कारण साइबेरियन रेलवे लाइन से रूस के सैनिक जापान नहीं पहुंच पाए, और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत से कारण थे जिसके कारण जो है रूस की वहाँ पे पराजय दिखाई देती है। लेकिन इसके बाद हम अगर देखें तो इसका क्या प्रभाव रहा, इसके क्या परिणाम हुए। इसका परिणाम, सबसे बड़ा परिणाम था कि जो जापान एशिया का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन के सामने आया, और विशेष करके इस बात की भी यह बात फैल गई कि एशिया वालों के लिए है। और दूसरी बात ये थी कि अब कोई भी पश्चिमी राष्ट्र जापान से समानता के आधार पर संधि करेगा, और इसके अतिरिक्त रूस का जो प्रसार था या विस्तार था वह पूर्वी एशिया की तरफ एकदम से रुक गया, और इसलिए जापान को इससे लाभ ही लाभ हुए। दूसरी तरफ रूस को देखें तो रूस में एक अराजकता की स्थिति फैल गई, जार के खिलाफ विद्रोह होने लगे, वहाँ क्रांति हो गई और वहाँ ड्यूमा की स्थापना हो गई। अगर यूरोपीय कूटनीति की बात करें तो इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम यूरोप पे पड़ा, क्योंकि पूर्वी एशिया से रूस को हट जाने से रूस का जो है झुकाव वह बाल्कन प्रायद्वीप पे हो गया, जिसमें हम बाद में देखते हैं कि बोस्निया हर्जेगोविना का संकट देखते हैं, बाल्कन युद्ध देखते हैं, और यूरोप जो है 2 गुटों में बट गया, और एक गुट में ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी हो गया, दूसरे गुट में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन हो गया। इसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में दिखाई देता है। दूसरी तरफ एशिया वालों के लिए हो गया। अगर भारत में देखें तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तो प्रारंभ ही हो गया था, लेकिन दूसरी बातें हैं कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन पे इसका प्रभाव पड़ता है। एक छोटे से देश को एक बड़े राष्ट्र को हरा देने या यूरोपीय शक्ति की जो आधुनिक शक्ति उसको हरा देने से यह भावना फैल गई कि भारत में भी ब्रिटिश शक्ति को निकाला जा सकता है। एक राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हो गया, और चीन में भी इस तरह की बातें आने लगी। चीन में भी नव जागृति आई, वहाँ मांचू वंश का अंत हो गया, 1911 में क्रांति हुई। तो एक तरह से हम देखते हैं कि इन एशियाई देशों में एक तरह राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना जो जग गई, ये सबसे बड़ा एक इसका उदाहरण था। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर कुल मिलाकर के इस युद्ध का परिणाम देखा जाए तो एशिया में जापान एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरा कि जिसकी शक्ति का लोहा सभी देश जो है मानने लगे।